नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दर्शकों, आज बात करेंगे बहराइच में आदमखोर भेड़िए की। अब आप सोच रहे होंगे भला इसमें कौन सी डिबेट होगी। तो सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लगातार भेड़ियों के आतंक को लेकर आपको समाचार दिखा रहे हैं और वहां के लोगों की बातें भी सुनवा रहे हैं। 60-70 साल बुजुर्ग जो हैं, 60-70 साल के, वो तक ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में भेड़ियों की इस तरह की दहशत नहीं देखी। पिछले 2 महीनों से इन भेड़ियों की दहशत जारी है। ये आदमखोर भेड़िए अब तक 10 बच्चों की जान ले चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। वन विभाग का दावा है कि कुल 6 भेड़िए हैं, 2 भेड़िए अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन भेड़ियों की एग्जैक्ट संख्या क्या है ये किसी को पता नहीं। और जो लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर रहे हैं लगातार, वो भेड़िए आखिर कहां से आ रहे हैं? अचानक भेड़िए इंसानों पर क्यों हमले करने लग गए? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं, इसे लेकर बात होनी चाहिए। सवाल यह कि आदमखोर भेड़ियों को आखिर किसने जगाया? क्योंकि भेड़ियों का अमावस की रात का, तंत्र मंत्र का कनेक्शन हम पढ़ते, सुनते, देखते आ रहे हैं। कई किताबों में इसका जिक्र मिलता है। तो क्या भेड़ियों को किसी ने जानबूझ के जगाया, या फिर भेड़िए अचानक सक्रिय हुए, या भेड़िए बदला ले रहे हैं? भेड़िए बने हैवान, तो क्या इसके पीछे है शैतान? क्या किसी तांत्रिक का खेल है, कोई तंत्र मंत्र का खेल है, या फिर किसी और वजह से भेड़िए आक्रामक हो गए? और भेड़िए और अमावस की रात का कनेक्शन क्या है? इसको लेकर भी हम कई जगह चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, कई बार फिल्मों में भी दिखाया गया है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे तमाम मेहमानों के साथ, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। यूपी के बहराइच में 35 से ज्यादा गांव डर के साए में जी रहे हैं। लोगों को रात में नींद नहीं आ रही है, लाठी डंडा लेकर पहरा दे रहे हैं। ये डर है एक 3 टांगों वाले भेड़िए का, जो अपने ग्रुप का लीडर है, जो इतना खूंखार है कि वो जब भी गांव में आता है किसी न किसी को अपना निवाला बनाता है। आदमखोर लंगड़े भेड़िए का आतंक कितना होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मार्च से लेकर अब तक 10 लोगों की जान इस भेड़िए ने ले ली है। इसमें से 9 बच्चे और एक महिला शामिल है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। भेड़िए के इस खौफनाक झुंड ने बहराइच में जो आतंक मचाया, जो दर्द लोगों को दिया, उसके बारे में सोचकर किसी भी इंसान का कलेजा कांप जाए। यहाँ पे आतंक तो बहुत है, भेड़ियों का बहुत, मतलब लोग डरे हुए हैं। और वन विभाग की टीम आ रही है, हम लोग को समझा रही है कि आप लोग घर के अंदर रहिए, पल्ला दरवाजा बंद करके ले सोइए। बच्चों के लिए बता रही है कि मतलब घर के अंदर रखिए, बच्चों को बाहर मत जाने दीजिए। सूरज डूबने के बाद कोई भी आदमी बाहर मत घूमे। बहुत डर, बहुत लागत है, घर में रहा जात। हाँ, बहुत ना गर्मी हुआ है कि कनियम कई का पहुड़ावा जाता है, बिल्कुल सब घरी दिया खाई जात है। बताओ, उनके कनिया में से उठाई लेगा रहा। दिन बैठे सनी घर में अंदर कई दिन जाता है, बैठ रहा जाता है, लेकिन निकारा नहीं जाता है बाहर। डरकन मारे बाहर नहीं निकली था, दरवाजा नहीं खोली था। डर बना है लगातार। डर तो बना है। बता दें कि बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 जिलों की वन विभाग की टीम लगी हुई है। रात भर वन विभाग के साथ पुलिस भी गश्त करने में जुटी हुई है। हमलाग्रस्त इलाके को 4 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर में 26 अधिकारियों की टीमों को तैनात किया गया है। सभी सेक्टर में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि 46 दिन से वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी है। पकड़े नहीं जाने पर सरकार ने गोली मारने का निर्देश दिया है। लेकिन भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 जिलों की 60 टीमें लगाई गई हैं। गन्ने के खेत के किनारे किनारे वन विभाग ने जाल भी लगाया है। बावजूद इसके हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सवाल है कि यूपी के बहराइच में भेड़िए के हमले के पीछे की वजह क्या है? क्यों उनके व्यवहार में ये बदलाव देखा जा रहा है कि वो आदमखोर नरभक्षी हो गए? ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया डेली। और मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा, ज्योतिषी हैं और ग्रह नक्षत्रों के चाल और बाकी चीज़ों को बहुत बारीकी से जानते हैं। इसके अलावा सीमा तलवार होंगी थोड़ी देर में, ज्योतिषी हमारे साथ, और डॉक्टर प्रशांत गायकवाड़ होंगे, ज्योतिषी थोड़ी देर में हमारे साथ, और साथ ही साथ अंजनी के पास चलेंगे ग्राउंड जीरो पर अपडेट लेने के लिए कि वहाँ के लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आचार्य प्रमोद आपसे शुरुआत करता हूँ, और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बहराइच की जितनी खबरें सुन रहे हैं उसको लेकर संत समाज में क्या चर्चा है? हाँ, देखिए, कुछ चीजें कई बार कुछ संस्कृति के ऊपर भी होती हैं, संस्कारों के ऊपर भी होती हैं, वर्तमान समय के ऊपर भी होती हैं। क्योंकि प्रकृति जब हमला करती है तो ऐसे नहीं करती। प्रकृति हमला करती है कि जब कहते हैं कि जब धर्म पर कोई कुठाराघात होता है, ये संत समाज का कहना है, संतों महात्माओं का कहना है कि जब धर्म पर कुठाराघात होता है या धर्म को अलग नजरिए से उसको बदलने का प्रयास किया जाता है या उसको देखा जाता है, तो बिल्कुल इस तरह का जो प्रकृति खिलवाड़ करती है या प्रकृति जो छेड़छाड़ करती है या प्रकृति अपना रूप दिखाती है, तो कुछ इस तरह दिखाती है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर अभी आपके माध्यम से मैं सुन भी रहा था कि पुरानी फिल्मों में बहुत सारी चीज दिखाई गई, अमावस की रात या अमावस की बातें, बहुत सारी ये चीजें तंत्र शास्त्र को देखा जाए तो बहुत गूढ़ है, बहुत गहरी इसमें रहस्यमय गतिविधियां होती हैं। तो उसको देखा जाए तो यहाँ पर जो चल रहा है, बहराइच ही नहीं, वहाँ आसपास बाराबंकी भी देखा हमने, और भी कई जिलों में, लखीमपुर खीरी में भी एक हमले हुए हैं। तो ये जिस तरह से, और मतलब किसी का मैं नाम क्या लूं, लेकिन फिर भी जो भी धर्म पर कुठाराघात करते हैं या धर्म के प्रति हो रहा है, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल इसी कारण से, ज्योतिष दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी बिल्कुल वही हो रहा है, जो कि मतलब बहुत सोचने का विषय है कि कैसे इससे सुलझा जाए, कैसे निपटा जाए। आप देखिए, पूरा तंत्र लगा हुआ है, पूरी, चाहे वो वन विभाग की टीम हो, चाहे और भी फोर्स हो, सब लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी घटना जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, बराबर बढ़ रही है, और कोई इस पर विशेष निष्कर्ष भी नहीं निकल रहा है। तो ये समझने वाला विषय है कि यहाँ पर जब जब होए धर्म के हानि, जब धर्म पर हानि होती है तो कहीं न कहीं प्रकृति अपना रूप इस रूप में दिखाती है जो कि हम लोग देख रहे हैं। जी, मतलब आप इसे प्रकृति का बदला मान रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा? प्रकृति, नेचर को तो माँ कहा गया है आचार्य प्रमोद। बिल्कुल, नेचर को माँ कहा गया है, माँ पालन करती है, लेकिन जब बच्चे गलत रास्ते पे जाते हैं या बच्चे रास्ता बदल लेते हैं या बदलना चाहते हैं, तो माँ उनको सही रास्ते पे लाने के लिए अपना एक दूसरा रूप भी दिखाती है। काली का रूप है, दुर्गा का रूप है, सरस्वती का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, यह रूप प्रेम का भी रूप है, लेकिन दंडात्मक रूप भी होती है। तो मुझे लगता है कि आज वह प्रकृति अपना दूसरा रूप दिखा रही है कि सुधर जाओ या संभल जाओ, नहीं सुधरे, नहीं संभले तो कहीं ना कहीं दूसरा रूप भी हमारा देखना पड़ेगा। माँ के हाथ में दंड भी होता है, माँ के नेत्रों में क्रोध भी होता है, माँ के वाणी में कई बार ऐसी भाषा का उपयोग भी होता है। तो मुझे लगता है कि वो माँ अभी अपना दूसरा रूप दिखा रही है, ये सुधरने संभलने का जरूरत है। तंत्र मंत्र से कोई लेना देना नहीं है, मैं कुछ और जानना चाह रहा हूँ, क्या इसका तंत्र मंत्र से कोई लेना देना नहीं है? मतलब क्या इसके पीछे कोई तांत्रिक साधना या फिर ऐसा कुछ हो सकता है? क्या इसकी संभावनाएं हैं? बिल्कुल संभावनाएं हैं। तंत्र भी कहीं बाहर, प्रकृति से बाहर थोड़ी है, तंत्र भी तो उसी के अंदर आ रहा है, तंत्र भी उसी के अंदर आ रहा है, तंत्र कहीं बाहर से नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं जब इस तरह के जब व्यवहार होने लगते हैं समाज में, तो कहीं ना कहीं चाहे तंत्र के माध्यम से ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई तांत्रिक साधना करके भी ऐसी शक्ति छोड़ रहा है, ऐसा कर रहा है जिसके ऊपर कोई हमारी जो ताकतें हैं, जो हमारी फोर्स है या हमारी ताकत है, वो कहीं कहीं काम नहीं कर रही है या नाकामयाब हो रही है। इसका ये भी कारण हो सकता है कि तांत्रिक भी अपना प्रभाव छोड़ सकता है, लेकिन मूलतः प्रकृति का ये संदेश है कि जो है संभलने की जरूरत है, नहीं तो परिणाम दूसरा देखना पड़ सकता है। जी, डॉक्टर प्रशांत गायकवाड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिष, और सीमा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि ज्योतिष है, उनके पास भी चलेंगे। प्रशांत जी के पास पहले चलते हैं। प्रशांत जी, क्या लगता है आपको? काफी बातचीत हुई अभी आचार्य प्रमोद के साथ, आप भी इन घटनाओं को लगातार देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे। जी, मैंने आज ही इस घटना को देखा है और टीवी पर न्यूज देखा है हमने। तो मेरा कहना थोड़ा विपरीत है इसके।
देखिए, ब्रह्मांड में मानव जीवन जो होता है वह ग्रह और नक्षत्रों से संचालित होता है, और ग्रह और नक्षत्रों से संचालित होते हुए वह हर किसी की प्रकृति को उदित करता है। अभी हम देखेंगे कि इस वर्ष के वर्षेश महाराज शनि है। अभी हम तथ्यों की तरफ जा रहे हैं और विज्ञान की ओर जा रहे हैं। हम ऐसी बात नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जिस पर अभ्यास हो। तो इस वर्ष के वर्षेश महाराज शनि है, और शनि के भी वक्री चाल शुरू है जो कि अक्टूबर तक है। अब शनि किस चीज के? तो शनि नर और कंकाल इसके भी और तंत्र विद्या के मालिक माने जाते हैं, जो कि इस साल है। अब ऐसे वक्त में नक्षत्रों का हम प्रभाव देखते हैं, तो शनि का नक्षत्र कौन सा चल रहा है? अभी शनि वर्षेश तो है ही, लेकिन शनि 7.5 पर भी चल रहे हैं, यानी मकर, कुंभ और मीन, इनके बीच में शनि की 7.5 चल रही है। अब इन दोनों के बीच में देखा जाए तो धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र, इन दोनों के बीच में एक संयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र, फिर धनिष्ठा नक्षत्र, यानी हम क्या बोलते हैं, एक आप देखिए कि कुंभ राशि जो होती है वो एक इसके जैसे होती है, और धनिष्ठा को बर्तन का पात्र माना जाता है जिसके अंदर सारी चीजें होती है, यानी घेर कर मारना, किसी चीज को मारना हो, किसी की योजना बनानी हो, तो ऐसे में शनि है तंत्र और कुटिलताओं का भी एक कारक माना जाता है। तो किसी चीज को घेर कर मारना, और ऐसे वक्त में धनिष्ठा और शताभिषा, इन दोनों के बीच में संधि प्रकाश हो रहा है। संधि प्रकाश यानी व्यापिका योग का नक्षत्र हो रहा है, व्यापिका नक्षत्र हो रहा है। यह दो जो होता है, जो हमने निकाल के रखा है, इसमें व्यापिका संधि दोष निर्माण करता है, और संधि दोष में यह क्लेश कारक और भेड़ियों पर आक्रामकता का एक अपना प्रभाव छोड़ता है, जिसमें वो जो जानवर होते हैं, हर चीज के एक जानवर होते हैं, उन पर जैसे अश्विनी नक्षत्र लिया जाए तो घोड़े का है, रोहिणी नक्षत्र लिया जाए तो सर्प योनि है, वैसे धनिष्ठा और जब शतभिषा नक्षत्र आ रहा है तो यह क्या जाना जाता है कि गोरिल्ला, भेड़िया और बाल वाले जो ये होते हैं, उन पर इनका प्रभाव ज्यादा देखा जाता है, और ऐसे वक्त में ये आक्रामक होते हैं। किंतु इसमें एक और चीज देखने लायक है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, कि शनि जो है शीत और निमोनिया का यह होता है वायु, तो वायु के प्रकोप से कहीं ना कहीं इसमें कोई वायरल छोड़ा गया है, इनडायरेक्टली वायरल छोड़ा गया है, जो कि विज्ञान अधिष्ठित वैज्ञानिकों को इस तरह से हवा की जांच करनी चाहिए वहां पर, और इस प्रकार से वो कार्य करता है। तो शनि अपने जो व्यापक संधि दोष जो होता है तत्वों को लेकर, तो लेकिन आप शनि की बात कर रहे हैं, मैं अगर ज्योतिष शास्त्र की मानूं तो भेड़ियों को राहु कारक माना गया है। हाँ सही बात है, लेकिन राहु और शनि ये एक साथ चल, शनि वर्षेश है, जो कि ये मामला अक्टूबर तक चलेगा, और फिर शनि जब मार्ग होंगे तब इसका प्रकोप कम हो जाएगा। नहीं, लेकिन राहु और शनि के साथ आने से अगर युति होती है तो पिशाच योग भी बनता है, प्रेत पिशाच योग बनता है, ईश्वर प्रेत शापित योग कहते हैं। जी सही कहा आपने जी। तो क्या आपको लगता है किसी की तरह ये किसी का किया हुआ, या फिर कोई तंत्र मंत्र साधना इसके पीछे, या फिर भेड़ियों का खुद का कुछ रिवेंज? क्योंकि ये कहानी बहुत चल रही है, वहां के गांव के लोग बताते हैं कि 60, 70, 80 साल जिसकी जितनी उम्र अपने हिसाब से बता रहा है। जो 40 का हो, 40 वाला कह रहा है कि मैंने 40 साल से ऐसा नहीं देखा। जो 70-80 साल के हैं वो 70-80 साल से कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं देखा। तो अचानक ऐसा कैसे होने लग गया? इसी पर हम लोग हर एस्पेक्ट पे बात करें, इसलिए आज हमने ज्योतिष एंगल पर इस पर बातचीत करने की का फैसला किया। सीमा सिंह हमारे साथ बनी हुई हैं, ज्योतिष हैं वो भी, उनके पास चलते हैं, ज्योतिषी हैं वो। सीमा, आप भी ये खबरें सुन रहे होंगी, लगातार पढ़ भी रही होंगी, और लोगों का दावा है कि इससे पहले कभी मतलब भेड़िया आते थे, वो कभी बकरी के बच्चे पर हमला कर दिया, तो कभी खेत में किसी पर जानवर पर हमला कर दिया, कभी किसी कुत्ते को उठा के ले गए। इंसानों पर कभी हमला नहीं किया था उन्होंने। जी देखिए, इसमें मेरा जो इनटेक है थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम अभी के ग्रह नक्षत्र देखते हैं तो इस समय जो शनि है और जो राहु हैं वो दोनों ही नीचग्रस्त बने हुए हैं नवांश कुंडली में, और जब भी शनि और बुध ग्रह दोनों नीच के होते हैं खासकर नवांश कुंडली में,
तो ये बच्चों को इजीली प्रे करते हैं, बिकॉज जो बच्चे हैं दे आर द इजिएस्ट प्रे फॉर द एनिमल्स। और प्रकृति का क्रोध तो है ही है, जैसे कि हमने देखा, हम कोविड टाइम से भी निकले तो हमने बहुत कुछ नहीं सीखा, तो वो भी एक वन वे ऑफ नेचर का बताना था कि अभी भी सुधर जाओ। जैसे सबसे पहले उन्होंने भी जिक्र किया जो कि जैसे माँ होती है, प्रकृति होती है, तो वो अपना विराट रूप भी दिखाती है। तो इसमें मेरा इंटेक ये है कि जो अभी का जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, खासकर शनि ग्रह और बुध ग्रह, वो नवांश कुंडली में दोनों ही नीच है। और अगर ऐसा देखा जाए, प्लस चंद्र और राहु, ये दोनों की जो स्थिति थी, ये भी ये कंजंक्ट थे, इकट्ठे थे छठे घर में, और ये शनि को पूर्ण रूप से इनका एस्पेक्ट चल रहा था, जिसकी वजह से अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आप ये भी देखेंगे कि वो ज्यादातर बच्चों को प्रे कर रहे हैं, और बच्चों के लीवर, दे आर एक्चुअली बेसिकली दे आर फीडिंग द लीवर ऑफ द चाइल्ड। तो वो एक डेफिनेटली चीज है कि राहु इज द मेन प्लैनेट फॉर दिस, और वही एक जो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन बना रहा है, और जो कि आगे भी सुधरती हुई नहीं दिख रही है, एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स। तो ये मेरा इनटेक है इस। नहीं, लेकिन मेरा सवाल सीमा जी ये था कि 60-70 साल जो वहाँ पर लोग हैं, जो 80 साल के, वो 80 साल से कह रहा है हमने ऐसा नहीं देखा। क्या ये संयोग 80 साल में पहली बार बना होगा, ये 100 साल में पहली बार बना होगा, जिस ओर आप इशारा कर रही हैं? और दूसरी बात, जो गायकवाड़ जी ने कहा कि ये शनि का साल है 2024, लेकिन अगर आप हिंदी वर्ष को देखेंगे तो ये विक्रम संवत का 2081 चल रहा है, जिसका टोटल होता है 2 जी। तो अगर आपने जैसे बोला कि इसका अमावस्या के साथ है, तो अगर हम 2 को देखें या चंद्र को देखें, तो सबसे ज्यादा अगर हम प्रकृति की बात भी करते हैं तो चंद्र ग्रह अमावस होती है या पूर्णमासी होती है, इस दिन जो ये ग्रह रहते हैं, इसका जो इम्पैक्ट होता है वो ह्यूमंस पे भी उतना होता है और एनिमल्स पे भी उतना होता है। तो वो भी एक पॉइंट से हम बोल सकते हैं कि ये नहीं है कि 80 साल में ये पहली बार बना है, ये जो आप बता रहे हैं जो ये संजोग बना हुआ है, ये नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये जरूर है कि जो संजोग अभी बना हुआ है उसमें जो राहु की नीच ग्रस्त देखने को मिल रहा है, वो डेफिनेटली एक बहुत ही, जिसको हम बोल सकते हैं, घातक दोष बनता है। एक तो 2024 का भी शनि का वर्ष है, ऊपर से शनि भी नीच के चल रहे हैं नवांश कुंडली में, और अगर आप देखें तो बुध ग्रह भी नीच के चल रहे हैं नवांश कुंडली में। तो और बुध ग्रह जो है वो बच्चों को दर्शाते हैं, तो जो बच्चे रहेंगे वो ज्यादा इसमें प्रे रहेंगे, मतलब उनके ऊपर मुसीबत ज्यादा आई। नहीं तो फिर ये सिर्फ बहराइच तक ही क्यों सीमित है? आप फिर से दोहराइए, क्या बोल रहे मैं हैं? यूपी के एक पर्टिकुलर जिले या कुछ गांवों तक ही क्यों सीमित है? इसका इम्पैक्ट तो वर्ल्ड वाइड होना चाहिए या फिर इंडिया वाइड, नेशन वाइड होना चाहिए। नहीं, उसमें ऐसा रहता है कि जहां पर जो ऑरास वीक होते हैं या जहां पर ज्यादा भक्ति भाव, पूजा नहीं होकर तंत्र मंत्र की सिद्धियां ज्यादा होती हैं, तो वहां पर जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, जिसके कारण वहां की जो स्थिति होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है। सो मेरा इंटेक इसके लिए ये रहेगा। आई थिंक दैट वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, थोड़ा सा अगर समय दें तो मैं आ रहा हूं, मैं प्रमोद जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मुझे पहले थोड़ा ग्राउंड जीरो का रुख करना पड़ेगा। अंजनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। अंजनी, अभी तो दिन का समय, अभी तो खैर खौफ का माहौल नहीं होगा, आप भी इस वक्त थोड़ा डर तो महसूस नहीं कर रहे होंगे, रात को के वक्त थोड़ा डर लगता होगा। तो अभी तक क्या आपकी इस सर्च ऑपरेशन में निकलकर सामने आया है? विवेक, देखिए जिस तरीके से इनका पैटर्न है उसको देख के लग तो यही रहा है कि भाई इनका एक झुंड है, और जिनके बारे में जैसा कि हम लोग शोर शिकारी में भी बताते हैं कि ये बड़े यूनिटी में रहते हैं, और जैसे इनके 4 लोग पकड़े गए, इसके बाद से इनको लगता है कि भाई हमारे लोग कम हो गए, इसके बाद से ये और ज़्यादा आक्रामक हो गए, और अब इनके मुंह में इंसानी खून लग चुका है, और जिसके बाद से आज ये हमले बढ़ रहे हैं। लेकिन कल हमने देखा कि 25 ड्रोन के साथ करीब 5 टीम लगी थी, अलग अलग इलाकों में सर्चिंग की जा रही थी, उस पर ट्रैश तो नहीं हुआ, लेकिन कल कोई हमला नहीं हुआ, और आज सुबह तक अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है। लेकिन जो अमावस की बात आप विवेक कर रहे हैं, संयोग कहें या प्रयोग कहें, जो भी कहें, ये है इनके ऊपर हमला किया गया था उसी रात। अब इसको आप संयोग माने, अब इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आपके ऊपर जो हमला किया गया था, क्या आपको लगता है कि अमावस का था, ऐसा कुछ प्रकोप था क्या? हाँ, अमावस का दिन था। हाँ, तो तेज बोलिए। और अमावस के दिन में हमको
भगवान से प्रार्थना है कि हमको जो है हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे इलाका में, हे भगवान, हे परमेश्वर, जो कि भेड़िया किसी को नुकसान न करे और न किसी को मारे। उस दिन जो आपके ऊपर हमला किया गया, माना जा रहा है कि उस दिन भी अमावस था। क्या आपको लगता है कि जो ये कहावत है कि अमावस के दिन जो है भेड़िए जगते हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है सही? हाँ जी, लगता है कि अमावस के दिन में जो है जगते हैं कि हमारा शिकार लगता रहे। अच्छा, आपका भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा, आपको क्या लगता है? जी, पहले मैंने बुजुर्गों ने बताते थे कि अमावस्या के दिन भेड़िया जागता है। लेकिन हमें लग रहा है अमावस्या के दिन भेड़िया जागता नहीं है, अटैक करता है। अरे वाह। और जिस दिन इनके ऊपर अटैक किया, उस दिन से हम लोग ये जान रहे हैं कि दिन और रात कभी सोते नहीं हैं। और आप लोग तो सब देखते ही हैं कि हम लोग कभी बैठते ही नहीं हैं। पूरा दिन पूरी रात हमेशा जागते रहते हैं और छोटे छोटे बच्चों को बाहर भी नहीं जाने देते। और तभी से हम लोग इसी लगे हैं कि आप गांव में दोबारा भेड़िया ना आए। प्रधान जी भी हैं विवेक, लगातार ये लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अच्छा, एक चर्चा हो रही है कि क्या इसका अमावस का भी कोई असर है? आप लोग लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि ये जो बकरी चोर भेड़िया, विवेक, इन्होंने प्रधान जी ने कहा ये बकरी चोर भेड़िया, इसके पीछे की वजह क्या है, इन्हीं से जानते हैं। जैसे हमने इसलिए कहा कि अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, सब में उनके हाथ और पैर खाए जाते हैं। अगर सब मिल के खाते, एक उनका कुनबा होता, ये मेरा मानना है कि अगर उनका कुनबा होता तो एकदम वो खत्म कर जाते, लेकिन वो सिर्फ हाथ और पैर ही खाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी आदमखोर है वो एक ही है। ये मेरी सोच है, बाकी इसको किसी के कहने से हम नहीं, कि जैसे किसी ने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब वन विभाग क्या मानता है, क्या कहता है, वो तो अमावस वाला क्या फैक्टर लगता है कि कुछ अमावस का ऐसा फैक्टर है जिससे भेड़िए जागते हैं? बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो पूर्वज हमारे कहते थे कि अमावस्या के दिन भेड़िया एकदम स्वतंत्र हो जाता है, जो शेर से भी ताकतवर हो जाता है। अच्छा। और हमारे यहाँ जो घटनाएं हुई, तो सबका तो हम नहीं कह सकते, सबके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जो उस दिन हुई है घटना अमावस्या की रात, तो एक कुन्नू लाल हैं, हमारी ग्राम पंचायत के हैं, इनके ऊपर अमावस्या की रात में ही हमला हुआ। एक खरनिया टेपरा की महिला हैं, उनके ऊपर भी अमावस्या की रात में हमला हुआ, लेकिन वो घायल हैं, ठीक हैं। और एक अमावस्या की रात में ही पिपरी मोहन में हमला हुआ महिला के ऊपर। और जो बच्ची 3 साल की थी, अंजलि, तो अंजलि को भी उसी रात में ही हमला हुआ है, अमावस्या की रात में। तो अब इसको उससे जोड़ा भी जा सकता है कि हो सकता है भाई कि पूर्वज कहते हैं तो हो सकता है। विवेक, आप देखिए उसी दिन 4 घटनाएं हुई थी। अंजलि जिसके गांव में मैं गया था, आपको रिपोर्ट दिखाई भी थी, उसकी भी मौत उसी दिन हुई थी। और कुन्नू के ऊपर बाकी प्रधान जी ने 4 नाम गिनवा दिए आपको। अब आप समझें, वहां पे तमाम विद्वान लोग हैं, उनसे समझिए कि क्या ये संयोग है या प्रयोग है, या वाकई कुछ अमावस्या का कुछ प्रकोप होता है। बिल्कुल, गांव वाले पूछना चाह रहे हैं कि अमावस के दिन ही भेड़िया हमला क्यों कर रहा है, या अमावस के दिन भेड़िए से हमला करवाया जा रहा है। अभी गांव वालों के सवाल है, सवाल भी जेन्युइन है भाई, एक अमावस के दिन 4-4, 5-5 हमले एक साथ कैसे हो गए। हमारे साथ लगातार पूरा पैनल बना हुआ है। अंजनी, आपके पास वापस लौटेंगे। आचार्य प्रमोद कुछ कहना चाह रहे थे, साथ ही साथ प्रमोद जी ये अमावस वाला एंगल भी समझाइएगा, गांव वालों का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, मैं बहराइच का ही रहने वाला हूँ। अच्छा। जहाँ की मेरा बचपन बीता, मेरी पढ़ाई लिखाई वही हुई है, और मेरा लगभग समय पूरा जो एजुकेशन का टाइम था वो बहराइच में बीता। तो मैंने देखा वहां पर जो भी जब पांडवों का और अज्ञातवास था, तो ये पूरा समय लगभग बहराइच और श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है वही बीता है। ये जो घटना अभी हम देख रहे थे आपके माध्यम से, जो अंजनी सिंह जी समझा रहे थे, ये बहराइच के पश्चिम का एरिया है। मैं बहराइच के पूरब का रहने वाला हूँ, क्योंकि वहां का सब कुछ जानता हूँ लगभग आसपास। तो मैंने देखा वहां पर जो है ना, जो कर्ण जो थे पांडवों में, कर्ण की तपोस्थली अगर आप देखेंगे कहीं, तो वो बहराइच में ही है। बहराइच के पूरब में स्थान है बेरिया के नाम से, वहां पर तपोस्थली है। ये घटना वहां भी हुई, आसपास कुछ गांव है वहां भी हुई है। और एक सूर्य मंदिर था, इसका नाम था बालार्क सूर्य मंदिर। वो बहुत पहले टूट करके वहां पर मजार बनी हुई है, अभी मंदिर तो नष्ट है। बहराइच का प्राचीन नाम बालार्क नगर था, बहराइच बनाया गया बाद में, फिलहाल जो भी कंडीशन रही हो। तो ये वहां पर जो कि देवस्थानम है, देवताओं का स्थान है, बहुत सारी ऐसी, मैं अगर इस पर चर्चा करूंगा बहराइच के बाद बड़ी लंबा समय हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे देवी देवताओं का प्राचीन के समय से, जिनका अभी भी नाम दिल्ली में उनके नाम से रोड भी है, स्थान भी है, लेकिन शायद लोग नहीं जानते किस लिए, कहाँ का इतिहास है, क्या है।
तो वहां पर है ना कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधर्मानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य तरीदा। तो परमात्मा स्वयं वही माँ के रूप में जब माँ डंडा दिखाती है, प्रकृति अपने ताड़ना देती है, प्रकृति अपना रूप दिखाती है कि बेटा सुधर जाओ, संभलने की जरूरत है। बहराइच एक ऐसा दिव्य स्थान है, एक ऐसा दिव्य स्थान है जो कि ऋषियों मुनियों के नाम से प्राचीन, जो कि पहले बहराइच ही था, पर श्रावस्ती बन गया है। वहां पर अगस्त मुनि का तपोस्थली थी, जो कि धीरे धीरे चीजें लुप्त हो रही हैं। वहां पर भगवान शंकर जी का गुप्त काशी के नाम से एक मंदिर है, जो विभूतिनाथ के नाम से जाना जाता है। वहां पर भी जो लोकल लोग हैं वो तो जानते हैं, लेकिन बाकी उसको धीरे धीरे मिटाने का प्रयास इस पर किया गया है। जो बड़े बड़े वहां पर एमपी एमएलए लोग जीतते हैं, पहले वादा करके आते हैं कि भैया जब मैं जीतूंगा तो यहाँ पे करूंगा, बाद में भूल जाते हैं या भुला दिए जाते हैं। ऐसे कई सारे कारण लेकिन अरविंद जी, तो मुझे लगता है प्रमोद जी, इन लोगों को जागरूक होकर के वहां के जो मुख्य स्थान है, जो कि तंत्र स्थान भी है, ऐसा नहीं है, जो विभूतिनाथ मंदिर है, गुप्त काशी कहा जाता है, वो तंत्र के रूप में बहुत माना प्राचीन स्थान है। बहराइच का जो इस समय बालार्क मंदिर था, वहां पर तंत्र साधनाएं प्राचीन समय में होती थी, और साधनाएं होकर के लोक कल्याण के लिए, किसी विनाश के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण की चीजें होती थी। चीजें लुप्त हैं, तो अब धीरे धीरे जैसे हम प्रकृति को भूल रहे हैं, आचार्य जी साधनाओं को भूल रहे हैं, स्थान को भूल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना रूप दिखाता है। तो मुझे लगता है कि अभी जागरूकता की जरूरत है। हम अपने स्थान को, तीर्थों को, महत्वों को, धर्म को, ज्ञान विज्ञान को, जो कि आध्यात्मिक है, उसको पहचाने, जाने, समझें, ये बहुत जरूरत है। और यही नहीं, ये आज ही नहीं, पीछे भी कई बार आचार्य प्रमोद जी, एक साल पहले एक टिड्डी का हमला हुआ था, आप न्यूज एंकर आप जानते होंगे, और सिर्फ बहराइच में हुआ था। टिड्डियों का, किसानों का खेत पूरा साफ, भारत में कहीं नहीं हुआ था, ये सिर्फ बहराइच में हुआ था। इस न्यूज को देखिएगा। अब दोबारा एक साल बाद आज भेड़ियों का कैसे हो रहा है, तो ये सब चीज विचारणीय विषय। एक साल में एक बार ऐसी घटनाएं बहराइच में होती रहती हैं, तो ये बहुत बहुत रहस्यमय गतिविधियां हैं, इसको समझने और जानने की जरूरत है। विवेक जी, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आपके हिसाब से तो प्रमोद भाई, भेड़ियों का सबसे ज्यादा हमला अयोध्या में होना चाहिए था, क्योंकि वहां पर राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाई गई थी। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा हमला फिर काशी में होना चाहिए था, जहां पर आधा जो मंदिर है वही डिस्प्यूटेड है और उस पर केस चल रहा है, और वहां पर तहखाने में जाकर जो है वो सबूत ढूंढे जा रहे हैं, या फिर जो मैं आपको बताता हूं, तस्वीरें सामने आ रही हैं वो देख लीजिए। मथुरा चले जाइए, श्री कृष्ण जन्म स्थान में कहा जाता है कि वो भी डिस्प्यूटेड है, और उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है जो हिंदू पक्ष का दावा है। बिल्कुल, इस पर कहीं ना कहीं जो संत समाज है या जो कि सनातन धर्मी है, इनकी दृष्टि है। ये अयोध्या धाम है, सरजू के निकट है, भगवान राम यहाँ जन्म लिए थे, ये भी जानते हैं लोग। मथुरा के बारे में कहीं ना कहीं भक्ति भाव ये सब होता रहता है। देखिए, अभी एक हमने चर्चा की थी आपसे गुप्त काशी के नाम से। गुप्त काशी, जहाँ भगवान शंकर जी का प्राचीन मंदिर है और स्वयं उपस्थित है, वहां पर भगवान शंकर जी के शिवलिंग को अगर आप भी गूगल पर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे आरा से चीरा गया था औरंगजेब के जमाने में। किसी का ध्यान नहीं है, कोई नहीं गया अभी तक। लोग जाते हैं, जो वहाँ के लोकल नेता हैं या कुछ, हम लोग भी गए हैं क्योंकि हमारा तो ग्रामीण क्षेत्र ही रहे, हम तो देखे हैं, वहां पर गए, देखा हमने। आरे से चीरा गया था शिवलिंग को। जब कई बार उसमें शिवलिंग से खून निकलने लगा, ऐसी वहां की लोक मान्यता है, लोक कथा है, तो उसने वहां डर के मारे छोड़ दिया और कुछ उसके सैनिक बेहोश भी हो गए थे। लेकिन वहां पर तो कोई मेरे ख्याल से उस पर न सरकार का ध्यान गया, न कोई विशेष लोग ध्यान देते हैं। ऐसे यही कहानी बहराइच की, भगवान सूर्य का मंदिर था, बाला का मंदिर ध्वस्त कर दिया गया, कोई भी स्थान नहीं है। कर्ण की तपोस्थली बहराइच में ही है, बहराइच की पूरब में, वहां पर आज भी परंपरा है और ये सत्य है कि उस कुंड में कोई स्नान करे, भगवान सूर्य वही प्रकट हुए थे, कर्ण को ही दर्शन दिया था, और कर्ण को सूर्यपुत्र भी कहा जाता है। तो वह स्थान आज भी अगर कोई वहां का जल का स्पर्श करे या जल से स्नान करे तो कुष्ठ रोग ठीक होता है। ये आज भी परंपरा है और आज भी सत्य है। हम लोग तो कई बार दर्शन करने वहां गए हैं, तीर्थ स्थान है। तो ये जो जरूरत है वो सरकार को भी, भारत सरकार को भी, प्रदेश सरकार को भी, संत समाज को भी उन स्थानों को वहां पर दोबारा से वो स्थान बने, स्थान को जागरूक किया जाए, लोग जाने समझें। तो ये जरूर मुझे लगता है शायद ये प्रकृति, वहां की प्रकृति जो है वो याद दिला रही है, उस याद को दोबारा हमें लेना चाहिए। विवेक जी, आपको मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले साल यही महीना था, सितंबर अक्टूबर का, जब बहराइच में टिड्डियों का प्रकोप चला था और न्यूज में खूब चला है, ढंग से चला है। उससे पहले भी चूहों का प्रकोप चला था। चूहे कहीं भारतवर्ष में नहीं है, लेकिन न्यूज में आया है, ये चला है, खूब चला है। तो बहराइच ही क्यों, पूरे भारत में और प्रदेश नहीं है, और देश नहीं है, जिले नहीं है, क्या और स्थान नहीं है? तो बहराइच में क्यों? तो मुझे लगता है कि जी, हाँ जी, मुझे लगता है कि वहां के जो मूल तीर्थ स्थान है, वहां के आज भी आप देखेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग
तो आपको पृथ्वीनाथ मंदिर, जो कि पौराणिक है, शिव पुराण में वर्णन आता है, ये आपको मिलेगा। लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता है? तो मुझे लगता है वहां की जो मूल तंत्र के देवी देवता हैं, हनुमान जी महाराज है, भगवान शिव है जो तंत्र के देवता हैं, शक्ति है, भगवान सूर्य है जो कि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, ये बार बार याद दिला रहे हैं कि हम लोग भी पीछे छुपे हुए हैं, छुपा दिया गया है या स्थानों को तोड़ दिया गया है। दोबारा जो है आप जानो समझो, यहाँ आओ, दोबारा हमें हमारा पुनरुत्थान करो। ठीक है, प्रशांत गायकवाड़ जी के पास जा रहे हैं आप, इसको सीधे सीधे धर्म से कनेक्टेड बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बहराइच में धार्मिक स्थानों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है और शायद इसी वजह से ये सब कुछ वहां की जनता को सामना इसका करना पड़ रहा है। प्रशांत गायकवाड़ क्या कह रहे हैं इस पर? प्रशांत जी। आदरणीय सर जी, मैंने हमेशा पहले ही कहा है कि शनि का वर्षेश है और शनि तंत्र के माने जाते नर, कंकाल और हड्डियों पर उनका अधिकार होता है, वैसे सूर्य का माना जाता है। और यही चीजें इन्होंने अभी तंत्र की बात की, वही चीज चल रही है। धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र, इन दोनों के बीच में व्यापिका नक्षत्र चल रहा है जो क्लेश कारक है, जिसका वाहन है शेरनी उधर और इधर भेड़िया चल रहा है। कहीं ना कहीं भारतवर्ष में कुछ अच्छा भी होने वाला है और कुछ बुरा भी होने वाला है, इसके ये संकेत दिखा रहा है। कहीं ना कहीं ईश्वर कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज की ओर ध्यान दो। अभी सर ने कहा कि यही भूमि क्यों, तो उसके पीछे वजह है, वो पवित्र भूमि है और वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। अब क्या खा रहे भेड़िए? पैर खा रहे, पैरों पर शनि का आधिपत्य है, कुंभ और मकर राशि का, ये भी इन्होंने कहा, यानी पैर और हाथ यही खा रहे, वो हाथ खा रहे। तो इसका सीधा सीधा संकेत कहा जा रहा है। प्रकृति तो हमें दिखाई रही है, प्रकृति एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ी मार्गदर्शक है, बृहस्पति है। और इसके बाद आने वाली है मीन राशि, इन दोनों के बीच में व्यापिका, इसके बाद मीन राशि आने वाली है जो कि गुरु की राशि है और ये सारी दुनिया में अपना वर्चस्व प्रस्थापित करेगी। और जो आध्यात्मिक लोग हैं, इनको आगे आने के लिए ये सारी घटनाएं हो रही है कि अपने भारतवर्ष की चीजों को समझो, कुछ चीजें बताने की कोशिश की जा रही है। इसको हमें समझना है, वो प्रकृति के द्वारा और वो ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव के द्वारा प्राणियों पर नहीं। लेकिन अमावस के दिन ये हमला क्यों हो रहा है? वहां के लोग भी कह रहे हैं कि अमावस के दिन 4-5 लोगों को भेड़ियों ने निशाना बनाया। जी, अमावस के दिन चंद्रमा नहीं होता और चंद्रमा मन का कारक होता है और पानी का कारक होता है। और मैंने पहले कहा है कुंभ राशि, जलपात्र में जब ले रहे हो तो कहीं ना कहीं वहां से प्रयोग हो रहा है, इसीलिए अमावस्या के दिन वो हो रहा है। यही हमने अभी बात कही है आपको। यानी कि इसके पीछे आप शनि वर्ष को ही जिम्मेदार मान रहे हैं? शनि वर्ष है, तंत्र विद्या के कुछ लोग हैं, इसके पीछे कुछ कुटिल कारस्थान भी चल रहे हैं और कुछ आने वाले संकटों का हिसाब चल रहा है, जिसकी वजह से भारतवर्ष पर बहुत बड़ा एक संकट भी मंडरा रहा है, जिस संकटों को सरकार या वहां के प्रशासन ने समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि शनि यह राजनीतिक है और जब जब शनि की महादशा आती है, शनि की 7.5 है या शनि वर्षेश आता है, तब तक पूरी दुनिया में उथल पुथल दिखी गई है। ठीक है, और बुध तो बालक है और वाणी का कारक है, अभी आदरणीय दीदी ने कहा है, तो ये उसका भी एक कारक बता रहा है। इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा और प्रकृति को समझना पड़ेगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि साल की वजह से भी ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सीमा जी क्या मानती हैं आप इस पर? और इसके अमावस कनेक्शन को लेकर जो बातचीत हो रही है उसको लेकर क्या मानती हैं आप? अमावस कनेक्शन तो ये तो होता ही है, जब भी आप देखिए हमारे पूर्वजों ने कुछ बातें कही है। प्रशांत जी, आपके पास वापस ये सवाल सीमा जी के लिए था, सीमा सिंह के लिए। सीमा जी। जी देखिए, अगर हम अमावस की बात करते हैं तो जैसे अभी इन्होंने भी चर्चा करी कि अमावस एक नो मून डे होता है, जिस दिन चंद्र नहीं होता है और उस दिन जो एनर्जी लेवल होता है प्रकृति में वो बहुत लो होता है, बहुत कम होता है। और इस दिन जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं वो जागृत होती हैं। चाहे आप तंत्र विद्या करना चाहें या कुछ भी, जो भवाल आते हैं वो ज्यादा आपके अमावस पे आते हैं, चाहे वो शनि अमावस्या हो, सोमवती अमावस्या हो। अब जब ऐसी अमावस्या, जब ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि जो चंद्र है वो माँ का कारक और जो माता है वो प्रकृति है, खुद में ही प्रकृति है। तो इस दिन जो आपका माइंड रहता है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, क्योंकि आपका एनर्जी लो होता है। मेरा मानना ये है कि अमावस्या के रात में इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो बहुत पीछे रह गया है और जरूरत है कि हम स्पिरिचुअली अपने आप को एजुकेट करें और आगे बढ़ें, और जिससे
हमें जो ये सीख मिल रही है नेचर से कि जो हमारे ये मुश्किलें आ रही हैं, इसमें हम कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करके आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में हम अच्छी चीजें करके एनर्जी को भी बढ़ा सकें। और एज वेल इससे हमारा जो भारतवर्ष है उसको भी बहुत फायदा मिलता है इस चीज से, अगर हम स्पिरिचुअली डेवलप करते हैं। नहीं, लेकिन इसमें इससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर अमावस की रात में जब भेड़िया हमला कर रहे हैं लगातार, और जो हमने किताबों में पढ़ा, सुना, देखा, फिल्मों में, टेलीविजन में, कई उसमें काल्पनिक कथाएं होती हैं, लेकिन उनमें भेड़ियों का और तंत्र मंत्र का बड़ा कनेक्शन दिखाया जाता है बार बार। तो कोई भी चीज कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस तो होती है। बिल्कुल, वो सिग्निफिकेंस यही रहेगा क्योंकि आपका जब माइंड वर्क नहीं करेगा और आप एक लोअर कॉन्शियस में होंगे तो आपके साथ क्या होगा, आप बिना सोचे समझे कुछ करेंगे। कभी हमने नहीं सोचा था कि जो भेड़िए हैं वो बच्चों पे आक्रमण करेंगे। तो वो चीजें क्यों हो रही हैं? वो बिकॉज ऑफ द लो एनर्जी हो रही है, क्योंकि आपका माइंड आपका वर्क नहीं कर रहा, आपके लोअर कॉन्शियस काम कर रही है। और वो लोअर कॉन्शियस क्यों काम कर रही है? बिकॉज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की कमी है कहीं ना कहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी की कमी है उसका भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट रहेगा। ये चीजें जैसे आपने पहला सवाल किया कि वो पूरे भारतवर्ष में ना होकर एक जगह क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हमें कोई भी आप भूमि लीजिए या कोई भी एक गांव लीजिए, जब आपका वहां पर तंत्र मंत्र कोई भी ऐसी चीजें जो कि एक एक सीक्रेटिव जो नॉलेज है जो कि हर एक इंसान के पास नहीं होनी चाहिए, उसका एक दुरुपयोग हो, तो अगर वो ज्यादा होकर आपके भक्ति भाव कम हो तो उस एनर्जी का जो एक लेवल होता है, एनर्जी लेवल होता है, वो बहुत लो हो जाता है। और जब एनर्जी लेवल लो होगा, घरों में भी ऐसा होता है कि जब आपका एनर्जी लेवल लो होगा तो आपका कला कलेश बढ़ जाएगा, आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे, आपको नहीं मालूम होगा कि आपको क्या सही करना है और क्या गलत करना है। तो मेरा इंटेक यही रहेगा अमावस्या की रात। जी आचार्य प्रमोद, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिसकी वजह से ये घटनाएं संबंधित हो सकती हैं, इसका असर हो सकता है। अब वहां के लोग तो परेशान हैं, उन पर भेड़िए कभी भी आकर अटैक कर दे रहे हैं, वो किसी भी तरह से इस चीज से छुटकारा चाहते हैं, इस दहशत से छुटकारा चाहते हैं। वहां के लोग न दिन में सो पा रहे, न रात को सो पा रहे। विवेक जी, क्या ऐसा संभव है कि क्या देश का सिस्टम या हमारा जो हमारी रक्षा शक्तियां हैं, क्या प्रकृति से लड़ सकती हैं? क्या संभव ऐसा है? संभव नहीं है। शास्त्र कहता है कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जयः। तो यहाँ पर जब धर्म की न्यूनता होती है, धर्म की कमी आती है, चाहे किसी भी रूप में हो, कैसे भी रूप हो, जब कमी आती है और धर्म पर विशेष कर हमारी दृष्टि नहीं जाती है या धर्म से हमें मोड़ दिया जाता है, धर्म से हमें हटा दिया जाता है, हटाने का प्रयास किया जाता है, वैदिक रीतियों से हमें हटाया जाता है, तो ऐसी स्थितियां आती हैं। अब आपका प्रश्न ये था कि क्या इसका निदान क्या है या कैसे इसका होगा, कैसे संभव है? तो इस पर विशेषकर सरकार को भी, जो वहाँ के अभी वर्तमान समय में जो भी हमारे ज्ञानी पुरुष हैं, संत महात्मा हैं, इनसे सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि इनके सलाह के बिना, इनके देख रेख के बिना संभव नहीं है। लड़ाई कितनी लड़ लेंगे आप? प्रकृति से नहीं लड़ सकते, प्रकृति से लड़ना संभव नहीं है। तो मुझे लगता है, मैं दोबारा अपने पार को दोहराता हूँ कि अच्छा, एक बात बताइए जी प्रमोद जी, एक बात बताइए प्रमोद जी, एक बात बताइए, यूपी में योगी जी का शासन है जी, और योगी जी के शासन में इससे पहले यूपी में बहराइच में भेड़ियों का आतंक इस तरह का नहीं देखने को मिला था। तो क्या योगी जी के सरकार की अगर आप वो चार्ट देखें और बहराइच में इस घटना का चार्ट देखें तो क्या आपको समानता दिखती है? आपने इस बारे में कोई अध्ययन किया है या अभी करेंगे? नहीं, इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि योगी सरकार तो है, ठीक है, वो सरकार अपना काम पूरा तरीके से कर रही है, लेकिन जो क्षेत्रीय जो मैं वो नहीं कह रहा हूं आचार्य प्रमोद, आपने मेरा सवाल समझा नहीं। हर सरकार के निर्माण के बाद भी उनकी एक चार्ट होती है, ग्रह दशा को लेकर, टेन्योर को लेकर, सब कुछ को लेकर। जब एक सरकार बनती है तो सरकार की भी एक अपनी एक कुंडली होती है, समय, ग्रह, नक्षत्र, दशा और दिशा के हिसाब से।
नहीं, उस पर कोई विशेष हमने ध्यान नहीं दिया है। जी, सरकार पर मैं विशेष ऐसा उसी ध्यान- को लेकर सवाल पूछ रहा था कि उनके ही टेन्योर में इस तरह के हमले सामने क्यों आ रहे हैं। नहीं, मुझे जो फोकस हमने पिछले रिकॉर्ड को देखा है, चाहे वो साल 2 साल 3 साल पहले का भी हो, चाहे अब वर्तमान को देख रहा हूँ, तो बात मैं योगी जी की नहीं करूंगा क्योंकि सरकार अपने तरीके से अपना काम ठीक कर रही है। लेकिन पिछले जब कुछ बीज बो दिए जाते हैं, उसका जो फल उग के आता है विवेकी, तो हमें ये जरूर दिख रहा हो कि हाँ, योगी जी की सरकार है, वो तो धर्मात्मा है, धर्म कर रहे हैं। लेकिन पिछला जो बीज बोया गया है, कहीं ना कहीं उसका फल तो हमें आज भोगने को मिलेगा। पीछे जो भी विशेष योगी जी गए भी थे बहराइच एक बार, और जो बालार्क मंदिर था, वहां पर एक कह के आए थे कि इस मंदिर का निर्माण हमें करना है, इस पर हम काम करेंगे। इस समय वहां पर दरगाह बनी हुई है, और दरगाह ऐसी नहीं, उस पर विशेषकर कांग्रेस सरकार में बाकायदा बिहार से ट्रेनें चलाई जाती थी, मतलब दरगाह को प्रमोट करने के लिए। हमें तो नहीं पता कि यहाँ बालार्क सूर्य मंदिर था, जब हम पढ़ाई लिखाई की पता लगा कि यहाँ तो सूर्य मंदिर था। तो जो जिसका प्रचार होना चाहिए धर्म का, वो तो हमने किया नहीं, ना हमने जाना, ना हमने जानने दिया, उसको लुप्त रखा। लेकिन जो नहीं होना चाहिए वो हमने आगे रखा। तो ये जो चीजें हैं, ये पिछले हुई हैं, तो उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। लेकिन जो वर्तमान में अभी समय है, अभी मुझे लगता है कि इसको जागरूक के तरीके से उसको ध्यान देते हुए उस पर हमें काम करना चाहिए। जो चीजें जहां थी, ठीक है, दोबारा उसका उत्थान होना चाहिए। जी, गायकवाड़ जी के पास जाऊं, लेकिन उसमें सीमा जी के पास भी जा रहा हूं। सीमा जी, सोल्यूशन अगर वहां के लोगों को अगर आप कुछ देना चाहेंगी, तो आपको लगता है कि ये घटनाएं रुक जाएंगी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद? जैसे कि अंजनी बता रहे थे, जो लाइव रिपोर्ट कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि कल से लेकर अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ है। तो अगर बहराइच के लोग आपको देख पा रहे हैं यहाँ से, अगर या देख रहे होंगे, तो उनको क्या ज्योतिषी उपाय आप बताना चाहेंगी कि ये उनको करना चाहिए, इससे उनको फौरी तौर पर लाभ मिल सकता है? सीमा जी। देखिए, अगर आप कुछ भी अपने घर में भक्ति भाव करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, संकट मोचन करते हैं, तो इससे डेफिनेटली जो आपका एक जगह का जो एनर्जी लेवल होता है, जहां पर भी एनर्जी लेवल कम होगा वहां पर फियर बढ़ जाएगा, डर बढ़ जाएगा, और जहां डर बढ़ जाएगा बुरी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। तो आप मेरे हिसाब से संकट मोचन का पाठ कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। राहु के लिए बहुत ही शुभ फल ये दे सकता है। तो जो अपने और साथ ही अपने बच्चों का भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जब तक ये बुध की स्थिति नीच की रहेगी तब तक ये डेफिनेटली प्रॉब्लम रहेगी। और ये जो बुध की स्थिति है, ये इस शनिवार को इसमें सुधार देखने को मिल रहा है। जी, लेकिन राहु जो है वो भेड़ियों का कारक माने जाते हैं राहु ग्रह। बिल्कुल। तो राहु ग्रह को अगर शांत करना हो तो फिर क्या कर सकते हैं? एक तो दुर्गा चालीसा का पाठ आपने बता दिया, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ सबसे अच्छा रहता है राहु के लिए। और अगर राहु को कंट्रोल करने के लिए सबसे जो एक विशेष प्लैनेट रहता है वो गुरु रहता है। तो गुरु के उपाय आप कर सकते हैं। जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनकी इज्जत कीजिए, आप धर्म में अपनी रुचि बढ़ाइए, आप कले कलेश से बचकर अपने काम पे ज्यादा ध्यान दीजिए। बस अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली एनर्जी में फर्क होता है। अगर ऐसा 10 घर भी करेंगे तो डेफिनेटली एनर्जी में फर्क पड़ता है। वैसे राहु की जब महादशा होती है, मैं प्रशांत गायकवाड़ जी के पास जा रहा हूं। प्रशांत जी, राहु की जब महादशा चलती है तो इंसान दो स्थिति में होता है। अगर इंसान के पास क्लैरिटी है तो बहुत तरक्की करेगा, लेकिन इंसान अगर भ्रम में है तो फिर वो राहु उसको भ्रम में रखेगा और वो राहु के चक्कर में फंसकर बर्बाद हो जाएगा। सीमा जी कुछ कहना चाह रही? सीमा जी आपका रिएक्शन, फिर मैं जा रहा हूं गायकवाड़ जी के पास। हाँ बोलिए, मुझे बोलना है। सीमा जी कुछ कहना, सीमा जी कुछ कहना। गायकवाड़ जी एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, सीमा जी कुछ जोड़ना चाह रही थी। सीमा जी। जी देखिए, जब हम राहु की बात करते हैं ना, तो राहु एक चंद्र का ही अंश है। और ऐसा मानते हैं कि जैसे अभी आपने बोला कि राहु के 2 पहलू होते हैं, तो राहु को हम कार्मिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लैनेट कहते हैं। और जब भी राहु की दशा होती है, इंसान जैसा सोचता है वैसा मैनिफेस्ट करता है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, अपनी हाई वाइब्रेशन रखेंगे, तो आप डेफिनेटली आपको इसमें बहुत सुधार मिलेगा। जी, अगर कहीं ना कहीं आपको ठीक है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही सीमा जी, मैं एक बार चेक कराता हूं, शायद आपकी कनेक्शन में कुछ इशू हो। प्रशांत जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रशांत जी, मेरा सवाल जो है वो ये था कि क्या भेड़िए किसी तरह का इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर कोई भ्रम की स्थिति बना रहे हैं? और जी आपने सही कहा, इसके बाद कुछ बड़ा भी हो सकता है या फिर यह खत्म भी हो सकता है? हाँ हाँ,
शनि एक नकारात्मक शक्ति है जो गुरु के विपरीत चलती है। वो ध्वस्त भी करती है और संकुचन भी देती है और उदास भी होती है। राहु जो एक है माया जाल वाला है। राहु कोई ग्रह नहीं होता। दो ग्रह जब आपस में ऐसे जाते हैं तो सामने का मुंह यानी उत्तर दिशा और दक्षिण चंद्रमा का जो माना जाता है वो राहु और केतु माना जाता है। इसमें आदमी भ्रमिष्ट होता है। ऐसे वक्त में वो भ्रम पैदा कर देता है। और राहु की महादशा जब आती है तब एक अच्छा इलाज यह है कि जो महारोगी होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। हमेशा जो रिक्शा ओढ़ते हैं, जो मजदूरी वाले लोग होते हैं, उनकी ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो एक तरीके से ये संकेत दिया जा रहा है सरकार को कि आप इन लोगों की ओर ध्यान दो जो निचले वर्ग के लोग हैं। भारत सरकार को भी ध्यान दिया जा रहा है राहु के माध्यम से। राहु हमेशा गलत नहीं करता है, जाता है तो वो अच्छा भी करता है। वो कुछ अगर गड़बड़ी करता है तो राहु ने अमृत पिया हुआ है। तो राहु कह रहा है जो नीचे के तबके के लोग हैं आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि रिक्शा वाले, मजदूर वर्ग, फिर उसके बाद में जो अंधे हैं, जिनको कोड़ी होती है, जो बीमार लोग हैं, इनको राहु का कारक माना गया है। जब आप इनकी सेवा करते हो तो राहु अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। 18 साल राहु की महादशा होती है। लोग जाप करते हैं पर हम उनको यही बताते कि ये सेवा करो आप और इसी सेवा से ठीक हो जाएंगे। रही अभी शनि की महादशा, शनि का वर्षेश है, तो आप पीपल के पेड़ को पानी डालिए और किसी जगह पे जाकर हमेशा पेड़ लगाइए, पीपल के पेड़ लगाइए, जिसकी वजह से ये प्रकोप शांत होगा। जी, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा वो इससे थोड़ा सा इतर था। मैंने आपसे ये पूछा कि भेड़िए क्या इल्यूजन क्रिएट करके वहां के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि दिन में भी अटैक हो जाता है, रात में भी अटैक हो जाता है, सुबह भी अटैक हो जाता है, शाम में भी अटैक कर देते हैं, कभी बच्चे को उठा लेते हैं, कभी बड़ों पर हमला कर देते हैं। बिल्कुल, पता नहीं 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 4 पकड़े गए हैं, उसके बाद कितने की संख्या में है ये आइडिया नहीं है। तो भ्रम बहुत ज्यादा है, भ्रम बहुत ज्यादा है। और ये राहु की वजह से होता है और शनि की वजह से भी होता है। जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है। और ये ज्यादातर अमावस्या के दिन जब चंद्रमा नहीं होता है उस वक्त इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सीमा जी जुड़ गई एक बार फिर से। सीमा जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा के पास जा रहा हूँ। जी, जब जैसे हम राहु की चर्चा कर रहे थे तो जो राहु ग्रह है वो हमेशा कंफ्यूजन, इल्यूजन और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये तीनों चीजें क्रिएट करके रखता है। और जब आपका अपना वाइब्रेशन, आपका अपना धर्म स्ट्रांग होता है तो ऑटोमेटिकली अच्छा पॉजिटिव फील करते हैं। और वो आपका जो एक, अगर आपका हाई वाइब्रेशन है तो आपका कंफ्यूजन भी कम रहेगा, फियरलेस रहेंगे, तो आपकी जो एक तरक्की है उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा, बिकॉज उसकी जिम्मेवार आप खुद ही बनेंगे। तो इसमें आपका जितना वाइब्रेशन हाई रहेगा, जितना आप इसमें गुरु की सपोर्ट लेते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, घर में भक्ति करिए, पॉजिटिव रहिए। और जी, इल्यूजन को लेकर मेरा सवाल बहराइच को लेकर ही था। आपने राहु का इम्पैक्ट तो बताया, लेकिन ये जो इल्यूजन की स्थिति बन रही है यहाँ पर, जैसा कि मैंने अभी प्रशांत जी को भी बताया कि हर तरफ हर आदमी कंफ्यूज है वहां पर आज की तारीख में। मेरी जब रिपोर्टर से बातचीत होती है तो बहराइच के लोगों में आलम यह है, सीमा जी, दर्शकों को भी बताता हूं कि वहां के लोग ना दिन में सुकून पा पाते हैं, ना रात को सुकून पा पाते हैं, ना सुबह चैन है ना शाम में चैन है, रात को सो नहीं पाते, दिन में ठीक से जग नहीं पाते, रात भर डंडा लेके पहरा देते हैं, किसी को पता नहीं हमला किस पर होगा। इतनी ज्यादा भ्रम की स्थिति है, जबकि वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी लगातार ड्रोन के जरिए इस चीज को मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भ्रम की स्थिति खत्म नहीं हो रही है। मेरा सवाल इसी को लेकर था। जी, उसका एक सबसे बड़ी चीज राहु की रहती है, राहु का इल्यूजन ही फीड है, उसका फीड ही वो है। तो जब तक वो इल्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो शांत नहीं होंगे, ठीक है। और इसमें आपने बोला कि वो इल्यूजन जो क्रिएट किया हुआ है, जो आपके रिपोर्टर भी आपको बता रहे हैं लगातार कि वहां के जो लोग हैं वो रेस्टलेस हैं, तो जैसे अगर हम राहु को उसकी फीड दें, हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि पक्षियों को चारा डालिए, गाय को चारा डालिए, और अपना जो भी, अगर हम पक्षियों को जैसे पानी भी कुछ लोग रखते हैं, तो जहां पर प्रकृति में इम्बैलेंस होता है तब ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो इसका सोल्यूशन एक ही है, अपना वाइब्रेशन को बढ़ाएं,
और साथ ही धर्म नेचर के साथ जुड़े। बैलेंस क्रिएट करना एक बहुत बड़ी बात है, और जहां इम्बैलेंस चीजें इम्बैलेंस होती है वहां पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। आप इसको अब बहुत आसान भाषा में समझा पा रही हैं। आचार्य प्रमोद के पास जा रहा हूं, काफी देर से वेट करिए। आचार्य प्रमोद, मेरा सवाल आपसे यही है, और वहां के बहराइच, चूंकि आप तो बहराइच के रहने वाले हैं, आपने इसके पहले बताया कि भाई वहां टिड्डियों का अटैक हुआ, वहां चूहों का अटैक हुआ, और जब इल्यूजन की बात हो रही है, राहु के प्रभाव की बात हो रही है, शनि के साल की बात हो रही है, क्या करें बहराइच के लोग? बिल्कुल, बहराइच के लोगों को जिस तरह से मैंने अभी देखा कि वर्तमान में जो आपके साथ सरकार खड़ी हुई है और धर्म के साथ खड़ी हुई है, मतलब मैं किसी राजनीति से नहीं, साफ साफ बात, धर्म के साथ खड़ी हुई है, और वो चाहती है कि जो भी हमारे पुराने संस्थान थे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे शिव का स्थान हो, चाहे भगवान सूर्य के मंदिर हो, जिस तरह हम देखते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में है, ऐसे ही पूरे भारत में 12 सूर्य मंदिर थे, जो 12 महीने हिंदी की होते हैं। आप देखते हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, 12 राशियां आपकी होती हैं। आप देखते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे ऐसे इनके 12 सूर्य मंदिर थे, जिनमें सबसे पहला स्थान बालार्क, भगवान सूर्य जब उदय होते हैं उस समय जो उनकी लालरी होती है, वह सूर्य मंदिर, प्रथम सूर्य मंदिर आपके बहराइच में था, जो कि औरंगजेब के जमाने में इसको ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। सरकारें जाती हैं, योगी जी ये पहली बार प्रधान मुख्यमंत्री बने तब भी गए थे, दोबारा फिर गए थे, तो वादा करके आए थे कि जल्दी इस पर काम किया जाएगा और जल्दी करेंगे, शायद जो भी कारण हो, अभी उस पर काम नहीं हुआ है। कर्ण तपोस्थली जो थी, जहां पर उसके बारे में चर्चा हुई थी, वो भी अभी नहीं हो पाया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में एक बाबा भारती मार्ग है। बाबा भारती कौन थे? बाबा भारती का इतिहास बहराइच से ही है, स्थान इनका वहां पर बने हुए, जो कि एक तालाब के बीच एक मंदिर है जो कि ध्वस्त कर दिया गया था, आज भी वो भी खंडर के रूप में पड़ा हुआ, उस पर भी नेता लोग जाते हैं, कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहराइच के लोगों को मिल करके, आपस में जो वहां के सनातनी लोग हैं, मिल करके ये प्रार्थना या अपना निवेदन, रिक्वेस्ट जिस तरह से करनी चाहिए, सरकार से करनी चाहिए, वहां के राजनेताओं से करनी चाहिए कि जो भी बहराइच का उत्तर, देखिए भारत का उत्तर उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का उत्तर एकदम बहराइच डिस्ट्रिक्ट मतलब इसके पीछे कोई तंत्र मंत्र या तांत्रिक वाला मामला नहीं है? नहीं, ऐसा पूरा मैं एकदम नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये बिल्कुल कह सकता हूं कि वहां के जो स्थान है वो अपना प्रकोप दिखा रहे हैं, वो अपना जागृत तो है, शक्तियां तो उनमें भी हैं, तो अपना प्रकोप दिखा रहे हैं कि हमें तरीके से, जो भी हमारा तरीका होता है, विधि विधान है, उस तरीके से हमें दोबारा पुनर्जागृत करो और हमारी पुनर्स्थापना हो। जिस तरह से आप अयोध्या की तरफ ध्यान है, जिस तरह मथुरा की तरफ ध्यान है, जिस तरह काशी की तरफ ध्यान है, उज्जैन की तरफ ध्यान है, हरिद्वार की तरफ ध्यान है, जहां जहां भी तीर्थ स्थान ध्यान है, ऐसे ही बहराइच भी तीर्थस्थली है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहराइच भी एक तीर्थस्थली है। आपको बताऊं, और जो सीता माता का, वाल्मीकि महाराज का जो मंदिर था, लवकुश था, वो भी स्थान वहीं पर बहराइच में है। तो इन पर जागरण की जरूरत है। सर, चूंकि समय बहुत सीमित है, प्रशांत जी से ही सवाल पूछ लेता हूं, क्या इसके पीछे तंत्र मंत्र या तांत्रिक साधना एक वजह हो सकती है? जी सर, बिल्कुल हो सकती है। हमने पहले कहा कि व्यापिका संधि प्रकाश राग है। जब दिन होता है और रात होती है तो बीच के राग को हमारे संगीत की भाषा में संधि प्रकाश राग कहा जाता है, जो कमजोर होती है, जहां पर आघात करने से बहुत जल्दी चीजें प्रेड होती है। तो ऐसे व्यापिका नक्षत्र जो अभी आया है, धनिष्ठा और इसके बीच में शततार का, और बाद में उत्तरा भाद्रपद आ रहा है, तो इसका जो प्रभाव देखा जा रहा है, ये तंत्र मंत्र के लिए देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं व्रत के पात्र में लेकर वो स्प्रेड किया जा रहा है, और इसका सीधा प्रभाव मानव जाति बड़ी पर बात आ रहा है, आप कह रहे हैं कि पक्षियों पर जा रहा है। इसके पीछे, और आचार्य प्रमोद ने भी कहा कि इसके पीछे इस तरह की आशंकाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल हमारा जो मकसद है, हमारी जो कोशिश है, वो ये है कि इस मामले में जो यथास्थिति है और जो फैक्ट है उसको सामने लेकर आने की हमारी कोशिश है। हमारी कोशिश कहीं से भी किसी भी बात को लेकर अविश्वास या भ्रम फैलाने की नहीं है। हम चाहते हैं कि ज्योतिष इस घटना को लेकर क्या मानता है वो आपके सामने हमने रखा। इंडिया डेली का मकसद किसी भी तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है, ज्योतिष बहुत बड़ा साइंस है, और इसी साइंस के आधार पर हमने जानने की कोशिश की कि ज्योतिषाचार्य और ज्योतिष की दुनिया में इस घटना को लेकर क्या चर्चा चल रही है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।